बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम बच्चे हम लोग सुपर कंडक्टर को स्टडी कर रहे थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। देखिए बच्चे, ये हमारे इस चैप्टर का थर्ड पोर्शन है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि इस चैप्टर के नॉर्मली हमारे पास 3 पोर्शन हुआ करते हैं रिगार्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़। पहला पोर्शन होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स। दूसरा पोर्शन है इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड, जिसमें हमने एनर्जी बैंड थ्योरी को डिस्कस किया और उसके बाद सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस किया, सुपर कंडक्टर्स को डिस्कस किया, टाइप्स हैं इनकी, ईच एंड एवरीथिंग। वो लास्ट पोर्शन, थर्ड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। आप जानते हैं कि बहुत सारी धातें ऐसी हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करती हैं और बहुत सारी धातें ऐसी हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। सिमिलरली हमारे पास टेक्निकली बहुत सारी धातें ऐसी हैं जिनको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, आर्टिफिशियली उनको मकनातीस बनाया जा सकता है। जैसा कि हमने क्लासेस में, जहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर 14 स्टडी किया था, तो मैंने आप लोगों को 2 टाइप्स पढ़ाई थी मैग्नेट की। एक का मैंने कहा था कि हमारे पास ये नेचुरल मैग्नेट्स हैं जो कि ओर्स की फॉर्म में, धातुओं की फॉर्म में पहाड़ों से निकाले जाते हैं एज ए ओर, मैग्नेटाइट एक और है वहाँ से। दूसरी टाइप मैंने आपसे डिस्कस की थी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल वेज अडॉप्ट करके हम उनको मैग्नेटाइज करते हैं, उनको मैग्नेट खुद बनाते हैं। वो मेथड आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो धातें हैं, हर धात को आप मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, हर धात को आप मकनातीस नहीं बना सकते। उसके लिए भी स्पेसिफिक धातुओं का सिलेक्शन होता है जिसे आप आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म को डिस्कस करते हैं। तो वो आज हमारा यहाँ पर कंसर्न है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का ओरिजिन ये कहाँ से होगा, क्या चीज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी एलिमेंट के अंदर कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, ये एक सवालिया निशान था बहुत सारे लोगों के लिए कि हाउ अ मेटल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। वो मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करती है, उसके अंदर लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, खासियत, सलाहियत वो कैसे पैदा होती है, क्यों पैदा होती है। दैट इज़ कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। अच्छा, मज़े की बात ये कि सारा चैप्टर, ये पूरा टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, ये मेनली सारा थ्योरेटिकल है। तो कोशिश करें अपने सामने बुक्स रखें, साथ साथ इसको रीड भी करते जाएं, सुनते भी जाएं कि हम इसको क्या डिस्कस कर रहे हैं। मेन पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो डायग्राम इसमें एक आध है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेनली क्योंकि ये बहुत लेंथी डिस्कशन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, लिहाजा ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। उसको मैं लॉन्ग क्वेश्चन लिख के ऐसे कर रहा हूँ, इसका मतलब है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। ज़्यादातर ये वाला टॉपिक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन प्लस MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के अंदर आता है। इसके कुछ पोर्शंस हैं जिनसे वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुकी हैं बोर्ड में। तो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके ओरिजिन का भी अभी तक हमें क्लियर नहीं है कि ये तो पता है कि ग्रेविटी है, लेकिन क्यों है ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, व्हाट इज द रीज़न, वी डजंट नो।
इनको बेसिक फोर्स ऑफ नेचर कहा जाता है। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन भी स्टिल साइंटिस्ट इसको खोज रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्यों कर जो है वो पैदा हो सकती है। लेकिन कुछ आइडियाज़, कुछ थेरीज हमारे पास रिगार्डिंग टू दी मैटर्स वो अवेलेबल हैं। उनसे हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है बेसिकली वो किस वजह से जनरेट होती है किसी भी धातु के अंदर। तो देखिए, हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस किया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किस वजह से होता है? अकॉर्डिंग टू एम्पेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आपने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका मैग्नेटिक फील्ड स्टडी किया। दूसरा, सोलिनॉइड की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्कस किया। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स हमने डिस्कस किए। तो अरे बुक पे डायग्राम बनी हुई है। सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हम ये पढ़ चुके हैं, हम ये जानते हैं कि वो किस किस्म का होता है। इट विल बी लाइक दिस। ये मैं आपसे कहूँ कि कोई सोलिनॉइड है, उसमें से जब करंट को फ्लो करवाया जाता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड वो डेवलप हो जाता है। वो किस किस्म का होता है हम उसका पैटर्न ड्रा कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। जो हमने पैटर्न ड्रा किया था उसमें आपने सोलिनॉइड को हॉरिजेंटल पोजीशन में रखा था। इसमें हम उसको स्टडी पर्पस के लिए वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं। ये देखिए, दिस इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड a solenoid, करंट कैरिंग सोलिनॉइड। उसके गिर्द बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड, उसका पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए, इट विल बी लाइक दिस, इस तरह का। सिमिलरली अगर हम इसको कंपेयर करें किसी परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से, परमानेंट मैग्नेट हमारे पास अब अगर हो लॉन्ग बार मैग्नेट की फॉर्म के अंदर, जिसकी एक साइड नॉर्थ पोल और दूसरी हमारे पास साउथ पोल हो, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड ज़रा देखें, उसका पैटर्न ऑब्जर्व करें, स्टडी करें कि वो किस किस्म का होगा। ये देखिए, इस किस्म का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ये देखिए, ये देखिए, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड अ लॉन्ग बार मैग्नेट। तो क्या ख्याल है, दोनों के पैटर्न में सिमिलैरिटी है? बिल्कुल इस जैसा है। एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हैज प्योर रिजेम्बलेंस विद द मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोवाइडेड बाय द परमानेंट मैग्नेट, जो कि परमानेंट मैग्नेट, एक लॉन्ग बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। सिमिलरली जब हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या एक लूप, सिंगल लूप हमारे पास हो, उसके मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को जब हम स्टडी करते हैं, ये देखिए,
ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग लूप है। यूं समझ लीजिए, यहां पे मैं आगे सामने बनाता हूं, ये एक करंट लूप है जिसमें यूं करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे। ये आपके सामने यूं पड़ा हुआ है स्ट्रेट, और यूं इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, जैसे कोई रिंग हो, उसको आप अपने सामने बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में रखें इस तरह से कि ऊपर वाले एंड में करंट इनटू द पेज है, और नीचे वाले करंट, जो ये वाली साइड ये आपके सामने है, द फेस इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, ये आउट ऑफ द पेज इनटू द पेज। वो जो लूप आपने लेंजेस लॉ में ड्रा किया था, अब उसका मैग्नेटिक फील्ड जब आप ड्रा करते हैं, उसका पैटर्न ड्रा करते हैं, तो इट विल बी लाइक दिस, वो इस किस्म का बनेगा। ठीक है, अगर आपको लेंजेस लॉ याद है, उसमें एक सिंगल लूप हमने बनाया था, और उसका बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको याद हो, वो इस किस्म का था। उसकी एक साइड नॉर्थ पोल के तौर पर बिहेव कर रही थी, और एक साइड उसकी साउथ पोल के तौर पर बिहेव कर रही थी। ये देखिए इस तरह का, और यहाँ पर यूं, यहाँ पर इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिवेल्प हो रही। कहते हैं ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है अराउंड अ करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग सोलिनॉइड वाला, तो ये हो गया, ये एक सिंगल रिंग है, सिंगल लूप का मैग्नेटिक फील्ड। तो इट इज सिमिलर with the magnetic field which is produced by a short bar magnet। पहले आपने लॉन्ग बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्टडी किया, अगर आपके पास एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसकी ये साइड नॉर्थ पोल हो और ये साइड अगर साउथ पोल हो, तो देखिए पैटर्न कुछ इस किस्म का बनेगा, यूं, ऐसे, ऐसे, इस तरीके से, फिर यूं, ऐसे और ऐसे, और यहाँ साइडों पर यूं, यहाँ भी साइडों पर इस तरीके से। ये देखिए, दिस इज द कंपेरिजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस वन इज ड्यू टू करंट, circulating current. This one is also due to circulating current, but this magnetic field is due to the permanent magnet, एक लॉन्ग बार मैग्नेट का और या के पास शॉर्ट बार मैग्नेट का। तो इनके मैग्नेटिक फील्ड को जब हम देखते हैं तो इनमें क्लियर रिजेंबलेंस पाई जाती है। इस बुनियाद पर जो एम्पेयर था, एम्पेयर, उसने ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में एक दावा किया, एक राय कायम की। उसने कहा कि मैग्नेटिज्म, द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इज ओनली ड्यू टू सर्कुलेटिंग चार्ज, इट इज ओनली ड्यू टू सर्कुलेटिंग चार्ज। मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी प्योरली किस पर डिपेंड करती है? सर्कुलेटिंग चार्ज की वजह से होती है। ये देखो, करंट को क्या कहते हैं? सर्कुलेटिंग चार्ज। इसमें भी चार्ज सर्कुलेट कर रहा है, इसमें भी चार्ज सर्कुलेट कर रहा है। ऑर्स्टेड के मुताबिक, एम्पेयर के मुताबिक हम कहते हैं कि जब चार्ज सर्कुलेट करता है किसी वायर में, कंडक्टर में, सोलिनॉइड में, लूप में, तो उसके गिर्द इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप्स मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ये एम्पेयर का आइडिया था। जब एम्पेयर से इसके बारे में पूछा गया कि जी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, या इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या ख्याल है, उसने कहा कि जी मुझे पता तो नहीं है इस बारे में, आई एम नॉट 100% श्योर, बट आई एम स्टिल कन्फर्म कि इनके अंदर भी जो मैग्नेटिज्म हो रहा है उसका कारण, उसका रीज़न भी क्या है? सर्कुलेटिंग चार्ज ही है, नन अदर देन दैट। वो कहता है इसके अंदर भी सर्कुलेटिंग चार्ज है, मुझे नहीं पता कैसे है या चार्ज इसमें कैसे फ्लो करेगा, लेकिन आई एम डेड श्योर कि देर इज ओनली वन रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज द सर्कुलेटिंग चार्ज। उसने कहा सर्कुलेटिंग चार्ज ही रीजन हो सकती है। उसकी वजह ये थी, जब तो एटम का स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका
अब तो आपको भी पता है, हर बच्चे बच्चे को पता है कि जनाब एक एटम होता है, एटम में सेंट्रल एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं K L M N, और हर शेल के अंदर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैरियर्स होते हैं जो कि मुसलसल सर्कुलेट करते रहते हैं। तो जब एटम का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ बाद में, और ऑर्स्टेड ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की, और बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर भी, बोहर के एटॉमिक मॉडल में बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर ये सब कुछ डिस्कस किया गया कि जी हमारे पास एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, ये देखें, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके बाहर हमारे पास एनर्जी लेवल्स, शेल्स मौजूद हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मुसलसल सर्कुलेट कर रहे हैं। लाइक अगर हम इसको देखें तो इसमें पहला शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। इस तरह ये हमारे पास शेल्स हैं KLMN अप टू सो। तो एम्पेयर्स के दौर में क्योंकि एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन एम्पेयर स्टिल इस बात पर बजिद था कि जो बार मैग्नेट हैं हमारे पास, परमानेंट मैग्नेट हैं, उनका मैग्नेटिज्म भी सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेटिंग चार्ज की वजह से ही है, और कोई रीज़न नहीं है। तो साइंटिस्ट ने पूछा, भाई देखो ये तो बार मैग्नेट है, इसमें से करंट तो नहीं गुजार रहे, फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रहा है? आप कह रहे हैं सर्कुलेटिंग चार्ज है। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम स्टिल कन्फर्म कि इसमें भी सर्कुलेटिंग चार्ज की वजह से ही मैग्नेटिज्म वजूद में आ रहा है। तो जब बाद में एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर हो गया, देन द साइंटिस्ट वर सरप्राइज टू सी दैट कि हर एटम के अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस है, और उसके बाहर फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज मुसलसल क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। तो बात फिर वही आ गई कि सर्कुलेटिंग चार्जेस आर द ओनली रीजन फॉर द मैग्नेटिज्म अराउंड अ मेटल और अराउंड अ मैग्नेट। किसी मैग्नेट के गिर्द, किसी धात के गिर्द जो बनने वाला मैग्नेटिज्म है वो किसकी वजह से है? वो सर्कुलेटिंग चार्ज की वजह से। बाद में फिर इस पर रिसर्च हुई, पता चला, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्पिन क्वांटम नंबर्स आपने डिस्कस किए होंगे। स्पिन क्वांटम नंबर आपने डिस्कस किया होगा। उसमें वो कहता है कि जब भी चार्ज सर्कुलेट करता है तो चार्ज की 2 तरह की मोशन होती है। एक इसकी स्पिन मोशन है, स्पिनिंग मोशन लाइक अर्थ, और दूसरी हमारे पास इसकी होती है ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन। तो इसमें वो कहता है कि दोनों मोशंस की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डिवेलप होता है किसी एटम के अंदर, चार्ज की स्पिन मोशन की वजह से और ऑर्बिटल मोशन की वजह से। जैसे हमारी अर्थ है, वो स्पिन भी कर रही है अपने एक्सिस के गिर्द, और सूरज के गिर्द रोटेट भी कर रही है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही करता है, स्पिन भी करता है अपने एक्सिस के गिर्द, और अपने ऑर्बिट के अंदर रोटेट भी करता है। तो दोनों वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसमें डेवलप होता है, जिसको आप केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिस किस्म के आपने केमिस्ट्री में स्टडी की होंगे, जिनके अंदर वो इनके मैग्नेटिक फील्ड को बताता है आपको कि जब भी कोई चार्ज सर्कुलेट करता है तो उसकी स्पिन मोशन की वजह से भी और
उसकी ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जिसकी वजह से कोई भी एटम उसके इर्द गिर्द, जैसे ये सिंगल एटम है, उसके इर्द गिर्द, उसके दाएं बाएं, इन तमाम सर्कुलेटिंग चार्जेस की वजह से नेट मैग्नेटिज्म, नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जिसकी वजह से ईच एटम विल बिहेव like a tiny magnet. The magnetic field produced by the spin and orbital motion of all the electrons present in the atom, कुछ के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे आपने उसमें पढ़ा कि ऑपोजिट स्पिन्स, जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट स्पिन्स होंगे, वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जहां कैंसिल आउट कर रहे होंगे वहां कहीं कहीं किसी जगह पर आपके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पड़ा होगा, जिसका मैग्नेटिक फील्ड बहाल रहेगा, मौजूद रहेगा। उसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लिहाजा वहां पर क्या होगा, उस एटम के दाएं बाएं उसकी जो दोनों साइडें हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल के तौर पर बिहेव करना शुरू कर देंगी। एंड नाउ द एटम विल बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट। वो एक टाइनी मैग्नेट के तौर पर बिहेव करेगा और ये एटम क्या कहलाएगा, हम कहते हैं ये एक मैग्नेटिक डाइपोल बन चुका है, दैट इज बिकमिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो बेटे वो मैग्नेटिक डाइपोल की जो सूरत है वो इख्तियार कर लेता है, तो ये हर एटम के अंदर पाया जाएगा। अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है, मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, तो सब में ये बिहेवियर्स होंगे, सब में उनके मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होंगे। लेकिन रैंडम हालत में आमतौर पर उन तमाम मैग्नेटिक फील्ड की जो नेट है, रिजल्टेंट है, वो ज़ीरो होती है, क्योंकि वो सारा मैग्नेट, हर एटम का मैग्नेट एक दूसरे को बैलेंस किए हुए होता है, न्यूट्रल हालत में होता है। लेकिन जब आप उसको चार्ज करते हैं, एनर्जाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो अब उसका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर देता है। तो ये आपके पास है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। अब इसकी बुनियाद पर हम तीन तरह की बच्चों टाइप्स हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स के हवाले से। टाइप्स, इंट्रोडक्शन ये कंसेप्चुअल होता है थोड़ा। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या मटेरियल्स। तो बच्चे इस थ्योरी की बुनियाद पर हमारे पास तीन तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो सकती हैं। पहली हैं पैरामैग्नेटिक, सब्सटेंसेस। दूसरी होती हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तीसरी होती हैं फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर कि हर एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल के तौर पर बिहेव करता है और हर एटम का एक नेट मैग्नेटिज्म होता है लाइक दिस। अगर ये मेरे पास एटम हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो ये साइड इसकी नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये दूसरा एटम है, इसका नेट मैग्नेटिज्म इस साइड पर है, नॉर्थ साउथ। ये हमारे पास कोई तीसरा एटम है, उसका मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पर बन रहा है, उसकी ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉनों की ऐसी है, ये साइड नॉर्थ और ये साउथ। सिमिलरली हर एटम एक टाइनी मैग्नेट का काम कर रहा होगा, जिस तरह कंपास नीडल होती है, उसमें एक नॉर्थ और साउथ होती है, इसमें एक एटम उसकी एक साइड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट के तौर पर बिहेव करेगी और दूसरी साइड साउथ पोल। इस बुनियाद पर हमारे पास तीन टाइप्स हैं जी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। यहाँ से सुनिएगा पैरामैग्नेटिक क्या होती है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक। इससे पहले जो हमने पढ़ा ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपने याद करने हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया हुआ है कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लिखें, या कोई सी दो आपसे पूछ लेगा
कि पैरा और डाया को कंपेयर करें, पैरा और फेरोमैग्नेटिक को कंपेयर करें, और पैरा और डाया मैग्नेटिक को आपस में कंपेयर करें, तो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज़, किसी भी तरह से वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पैरा मैग्नेटिक हैं दोज मटेरियल्स इन विच magnetic field produced by the spin and orbital motion of the electrons. Magnetic field produced by the spin and orbital motion of the electrons is in such a way that all the atoms will support each other and the atom behaves like a tiny magnet. जैसे ये मैंने ये सिंपल सा केस आपके सामने डिस्कस किया कि अब जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इनके ऑपोजिट स्पिन होंगे अकॉर्डिंग टू स्पिन क्वांटम नंबर। किसी एक ऑर्बिट के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके स्पिन्स हमेशा क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। अगर एक का क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड, तो दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन इस एटम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर होंगे जो फाइनली आखिर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनके अंदर नेट मैग्नेटिक इफेक्ट ज़रूर होगा और वो एक टाइनी मैग्नेट के तौर पर बिहेव कर रहा होगा और एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे होंगे, सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस in which the magnetic field produced by the spin and orbital motion of the electrons will support each other and the atom behave like a tiny magnet are called paramagnetic substances like aluminium, platinum, manganese, etc. Diamagnetic क्या है? Those substances in which the magnetic field produced by the spin and orbital motion of the electrons will cancel the effect of each other and no permanent magnetic moment exists between the atoms and are called diamagnetic substances. बच्चों ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर तमाम के तमाम एटम्स का बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड उसकी ओरिएंटेशन इस तरह से होती है कि वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर रहे होते हैं, कैंसल आउट कर रहे होते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास अगर क्रिस्टल है किसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, इसमें ये एटम्स पड़े हुए हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, 2, 4, 5, 6 ये एटम है। अब इनमें से इस क्रिस्टल के अंदर 3 एटम्स ऐसे हैं जिनके अंदर नेट मैग्नेटिज्म इस तरफ है और 3 ऐसे हैं जिनके अंदर नेट मैग्नेटिज्म ऑपोजिट साइड पर है। तो ये सारे एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। लिहाजा अब ये इसके अंदर नो मैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन दीज टाइप ऑफ मटेरियल्स। इसमें क्या होगा कि अगर 2, 3 कैंसिल कर रहे हैं तो 4, 5, 6, 7 एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होंगे, जिससे नेट इफेक्ट जो होगा वो मैग्नेटिज्म की फेवर में होगा। डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये कौन से हो सकते हैं जी? कॉपर है, बिस्मथ है, एंटीमनी है एंड एटम्स ऑफ वाटर। इनके एग्जांपल्स भी आपने याद करनी। द थर्ड टाइप, the substances in which the atoms cooperate with each other in such a way that so that they exhibit a strong magnetic effect and are strongly attracted by the magnetic field are called ferromagnetic substances. ऐसे materials जिनमें तमाम atoms की वजह से बनने वाले magnetic field वो इस तरह पर सेटअप होते हैं कि वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं और कोऑपरेट करके एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर्स ऐसे मटेरियल्स शो कर रहे होते हैं, तो उनको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैविंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट। फेरो बेसिकली लैटिन वर्ड है, ये आयरन से निकला है क्योंकि आयरन के अंदर ये खूबी पाई जाती है। सबसे पहले हमने इसको डिस्कवर किया कि इसके अंदर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि इनके तमाम एटम्स एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल आउट नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके नेट आपको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। इन मटेरियल्स को बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनके एग्जांपल्स देख लीजिए, आयरन है, निकल है,
कोबाल्ट है, क्रोमियम डाइऑक्साइड है, एल्निको से मुराद एलॉय है, आयरन का, एल्यूमिनियम का, निकल का, कोबाल्ट का। तो ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। अब ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था जिसमें इनकी टाइप्स पूछी जाती है। अब डोमेन थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया यहाँ पर। ये डोमेन थ्योरी क्या है? कहा यह जाता है कि हमारे पास जितने भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, इनके अंदर स्मॉल मैग्नेटाइजिंग रीजन्स पाए जाते हैं। स्मॉल मैग्नेटाइजिंग रीजन्स होते हैं जो जिनकी जो रेंज है वो 10 एक्सपोनेंट उनके जो है 1 मिलीमीटर तक की रेंज में, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर्स में होते हैं। और एक डोमेन के अंदर 10 एक्सपोनेंट 12 से लेकर 10 एक्सपोनेंट 16 तक नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। उसको अगर आपने देखना हो, विजुअलाइज करना हो, तो वो इस किस्म का पैटर्न आप इसमें देख सकते हैं कि यूं स्मॉल मैग्नेटाइजिंग रीजन्स ऐसे बन रहे होते हैं। यानी ऐसे तमाम एटम्स जिनके मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन के अंदर होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? स्मॉल मैग्नेटाइजिंग रीजन्स बना देते हैं इस तरह के। ये एक आपके पास डोमेन है, इसके अंदर जितने भी एटम्स पाए जाएंगे सबका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। ये एक डोमेन है जिनके अंदर एटमों की तादाद इससे लेकर यहाँ तक हो सकती है। ये ऐसे एटम्स होंगे जिन सब का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। इसी तरह इसका यहाँ पर, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, यूं। आप कहते हैं कि जब ऐसे एटम्स को या ऐसे क्रिस्टल को, या आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, जब आप उनको देखते हैं तो यूं मैकेनिज्म आपको नजर आ रहा होता है। कहते हैं जब आप इसको उठाकर किसी सोलेनॉइड में रखते हैं, इस तरीके से आपने इस क्रिस्टल को उठाकर किसी सोलेनॉइड में प्लेस कर दिया और सोलेनॉइड के दो टर्मिनल पर आपने करंट सोर्स जोड़ दिया, यूं, ठीक है, और उस क्रिस्टल को उठाकर आपने यहां पर प्लेस कर दिया। अब क्या है, फर्ज किया, मैं कहता हूं कि इसके अंदर करंट जो है वो गुजर रहा है, जिसकी वजह से जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कुछ इस तरह से है, यूं। इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसमें जनरेट हो रहा है, जिसकी ये साइड नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल के तौर पर बिहेव कर रही है। तो होगा ये कि इसके अंदर जितनी भी डोमेन्स हैं जो सारी रैंडम पोजीशन में थी, सारे एटम उनके मैग्नेटिक फील्ड रैंडम थे, वो सारे के सारे एक दूसरे को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस अरेंज कर लेंगे। इसको कहते हैं चार्जिंग या मैग्नेटाइजिंग ऑफ द मटेरियल ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये जितने भी इसमें रीजन थे उन सब के मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ये देखिएगा, अब ये पैटर्न आपको नजर आएगा। उसके अंदर तमाम की तमाम डोमेन्स, उनके अंदर पाए जाने वाले एटम्स अपने आप को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अरेंज कर लेंगे। अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। अब इसकी बुनियाद पर इसकी दो टाइप्स हैं। पहली आपके पास होते हैं सॉफ्ट
मैग्नेटिक मटेरियल्स, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। दूसरे आपके पास होते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। सॉफ्ट बच्चे ऐसे होते हैं जैसे लफ्ज इजीली, आसानी से, ऐसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जिनकी डोमेन ज़्यादा ढीठ नहीं होती, इनको आप थोड़ी देर के लिए इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जल्द ही वो अपने आप को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अरेंज कर लें। तो हम कहते हैं जी दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ये हैं सारे फेरोमैग्नेटिक। ये डोमेन थ्योरी हम सिर्फ स्टडी करें फेरोमैग्नेटिक की, बाकी में भी डोमेन्स होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, इफेक्टिव नहीं है, इसमें डोमेन ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिनको जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ऐसे जैसे मैंने प्लेस किया हुआ है, तो इनकी डोमेन्स जल्दी अपने आप को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अरेंज कर लेती हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। लेकिन जैसे ही इसको उठाकर आपने बाहर रखा तो थोड़ी ही देर बाद फिर वो ऐसी हालत में आ जाती हैं, यानी उनका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट से उस वक्त तक होता है जब तक आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। जैसे आपने बाहर निकाला, प्लेस किया, दोबारा रैंडम हालत में आ गई, उनका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल क्या हो गया, गायब हो गया। इनको कहा जाता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। दूसरे होते हैं बच्चे हार्ड। हार्ड से मुराद क्या है कि उनकी डोमेन्स बड़ी ही ढीठ किस्म की होती हैं, वो जल्दी अपने आप को अरेंज नहीं करती इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उनको बड़ी मुश्किल से कायल करना पड़ता है कि भाई तुम्हारा फायदा है इसमें। जब वो एक दफ़ा अरेंज हो जाएं, बड़ी देर से, बड़े टाइम के बाद, बहुत ज़्यादा हद तक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, लेकिन वंस दे अरेंज्ड, जब एक दफ़ा वो इस हालत में आ गई तो अब उनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज़्यादा देर तक बाकी रहेगा। तो इनको कहा जाता है ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल हैं और ये अमूमन परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, ठीक है। और जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आपके पास लास्ट में एक टर्म है जिसको बच्चे कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, जिसको आप बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है। याद रखिएगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है, कम होती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रैंडमनेस बढ़ती जाएगी, ये जो अरेंजमेंट बनी हुई है ना ये वाली, ये डिस्टर्ब हो जाएगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, तो हम कहते हैं उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता है। तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो अगर एक फेरो मैग्नेटिक मटीरियल है दैट इज टर्न्ड इनटू पैरामैग्नेटिक, तो उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं क्यूरी टेम्परेचर का। क्यूरी टेम्परेचर, the temperature at which a ferromagnetic material will turn into a paramagnetic substance। फेरोमैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एज क्यूरी टेम्परेचर। उसको हम क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर का नाम देते हैं। मतलब उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो गया, कम। फेरोमैग्नेटिक से अगर पैरा में कन्वर्ट हो गया तो ऑब्वियस है, कंफर्म है कि उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव भी शेयर कर लेते हैं कि हमारे पास जो आयरन है उसका जो क्यूरी टेम्परेचर है जिस पर वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है वो 750 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये बच्चे इसमें लास्ट लाइन लिखी हुई है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट ओवर टुडेज टॉपिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल्स। इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वो आपके पास ये डेफिनेशंस हैं दो। डोमेन की डेफिनेशन, डोमेन थ्योरी क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। और ये मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये शॉर्ट में आता है।
तो ये इकट्ठा लॉन्ग में कभी नहीं आया, ठीक है, लॉन्ग में ये कभी नहीं आता। इसके जो कुछ पोर्शंस हैं, पार्ट्स हैं डिस्कशन के, उनका कोई भी एक पार्ट एज ए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपसे डिस्कशन के लिए पूछा जा सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल हिस्टैरिसीस लूप डिस्कस करेंगे, विच इज़ द लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।